पंजाब के बारे में जब पहले आप बात करते थे ना, तो हमेशा ये बात आपके जहन में आती थी कि कोचेस बदल जाते हैं, कैप्टन बदल जाते हैं, बार बार वो जो टीम में स्टेबिलिटी की तलाश है वो नहीं देखने को मिलती। लेकिन अब पिछले साल से ऐसा लग रहा है कि चीजें बदली है। पिछले साल कमाल का क्रिकेट खेली थी पंजाब, और पर्सनली जब पंजाब अच्छा करती तो मुझे भी बड़ी खुशी होती, क्योंकि मेरी हमेशा से पसंदीदा टीम है, मेरी पहली टीम है। तो जब वो अच्छा करेगी मेरे चेहरे पर स्माइल रहेगी। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है कैप्टन श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग का, ये लाजवाब है, और इसी वजह से उनको वो रणनीति में भी बदलाव जो दिख रहा है हमें वो नजर आ रहा है, और वो उनको करने में आसानी है क्योंकि दोनों का तालमेल बड़ा अच्छा है। वहीं ये वैसा ही तालमेल है ना जैसे महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही में फ्लेमिंग का देखने को मिलता है। फ्लेमिंग थोड़े पीछे रहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी सेंटर स्टेज लेके वो जो डिसीजन मेकिंग है मैदान में अपने अलग तरीके से करते हैं। वहीं पे श्रेयस अय्यर के साथ जब तालमेल शुरू हुआ था रिकी पॉन्टिंग का, दिल्ली का वो कई साल पहले दिल्ली की बात है, जब नए नए कप्तान बने थे श्रेयस अय्यर, बार बार वो डगआउट की तरफ देखते थे, फील्ड से सीखने की कोशिश करते थे। तब बहुत यंग थे, लेकिन अब बहुत मिच्योर कप्तान नजर आते, जिस तरह से लास्ट ईयर उन्होंने कप्तानी की थी। देखिए, एक कप्तानी ना बैटिंग में आप करते हो, आपको समझ में आता है, आपके पास ना एक बड़ा जबरदस्त सेल्फलेस अप्रोच होना चाहिए। बैटिंग में बतौर कप्तान आप क्या कर सकते हो, आप अपनी टीम को तरजीह दे सकते हो। आपको याद होगा जब सीजन की शुरुआत थी, शशांक बैटिंग कर रहे थे, लास्ट ओवर थी, सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, और वहीं पे श्रेयस अय्यर वो 90s में खेल रहे थे। शतक हुआ नहीं इस ओवर की बात, आराम से आपके पास 6 बॉल होते वो 100 बनाने के लिए, लेकिन वो नाबाद रह गए थे। उन्होंने कहा शशांक को कि आप जाओ, रन्स बनाओ, चौके मारो, और आखिर में जब देखा गया था, जब मैच खत्म हुई, थोड़े रन का ही फासला था, और वो फासला सिर्फ रन्स का नहीं था, श्रेयस अय्यर के सेल्फलेस अप्रोच का था। वो एज ए लीडर आपको करना है जो श्रेयस करते हैं बखूबी। और फिर जब मैदान में पारी आती है तब आप दिखाते हो कि अगर आप कम स्कोर में आउट हो जाते हो, जैसे 111 के आसपास आउट हो गई थी कोलकाता के सामने, वहां पे आप हिम्मत नहीं हारते हो और वो मैच आप जीतते हो बतौर टीम, उसमें भी फिर आपका बतौर कप्तान योगदान रहता है। जिस तरह से गेम चलाना, कब चहल को लेके आना, बाकी गेंदबाजी यूनिट को एंड्रे रसल के सामने किस तरह से प्लान करके टाइट रखना, वो सारे जो दांव पेच थे वो पिछले सीजन उस मुकाबले में भी नजर आए थे। और जो थोड़े डिसीजन नजर आ रहे थे, कई बार नंबर 3 खुद जाना, कई बार नंबर 3 जॉस इंग्लिश को भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था लास्ट ईयर के उनके कैंपेन में। तो मुझे लगा कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी बहुत जबरदस्त थी, इस बार भी उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। बल्लेबाजी की बात करें तो खैर हाईएस्ट स्कोरर थे उनकी, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे काबिले तारीफ। उनकी बल्लेबाजी की जो हाईलाइट थी, बुमराह के सामने जब मुंबई के सामने मुकाबला हुआ था तो यॉर्कर जब उन्होंने डाला था, यॉर्कर बुमराह की ताकत है, और उस यॉर्कर को आराम से बल्ले को नीचे लाके थर्डमैन की जानिब वहां पे बल्ले का मुंह खोल के 4 रन बटोरना ये आसान काम नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो किया था। बुमराह के सामने जब आप यॉर्कर खेलते हो, आप सिर्फ बचने की कोशिश करते हो, श्रेयस अय्यर रन निकालने की कोशिश कर रहा था एकदम सटीक यॉर्कर पे। वो मुझे लगता है उनकी बैटिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। ओवरऑल बहुत समझदार खिलाड़ी है, बहुत कुछ इस सीजन में वो आएंगे अपने जहन में लेके। बैक ऑफ द माइंड उनके जहन में जरूर रहेगा कि यार T20 टीम का हिस्सा नहीं है भारतीय टीम की। जरूर आप जब इस मुश्किल लीग में आते हो, अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो, तो आपके लिए सबसे प्रमुख काम रहता है अपनी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करना, अपनी टीम को आगे लेके जाना। और अगर आप कैप्टन हैं तो आपका काम है कि आप कितने ज्यादा मैचेस जीते हो, खास करके शुरू में, और वो टॉप 4 में जगह बनाते हो। लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो रहेगा ना यार कि यार ये डिजर्व करता है। मुझे भी लगता है कि ये बंदा श्रेयस अय्यर बिल्कुल डिजर्व करता है भारतीय T20 टीम में आने के लिए। खैर वो बात की बात है, आप परफॉर्म करोगे वो चीज बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगी, तो उस लिहाज से भी आएंगे श्रेयस अय्यर, उनके बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। पिछले साल क्या क्या अच्छा हुआ था, अर्शदीप की गेंदबाजी जो आपके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, वो लगातार विकेट निकाल रहे थे। जरूर उन पे एक चीज रहेगी कि वो नई गेंद से कैसी गेंदबाजी करते, क्योंकि नई गेंद से थोड़ा, एक साल मैं जो देख रहा हूं, एक साल से थोड़ा कम नई गेंद से वो इन स्विंग ज्यादा नहीं डाल रहे, तो उनके जो आंकड़े हैं एशिया कप से पहले और एशिया कप के बाद से थोड़े से नीचे आए हैं नई गेंद के लिहाज से, तो उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। और इकोनॉमी में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अर्शदीप को। चहल किस तरह से उनको चलाया जाता है ये भी बड़ा जरूरी है, चहल के बारे में भी बात की जाएगी इस वीडियो में, लेकिन ये 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा मुश्किल रोल देना चाहिए मार्को यानसन को, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मार्को यानसन का अपग्रेडेड वर्जन इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिलता है, तो उनका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन बतौर कप्तान और बतौर पंजाब की टीम, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है कि 2 चीजों में सबसे मुश्किल चैलेंज रहेगा पंजाब के लिए।
पिछले साल हमने देखा था कि 450 रन बना दिए थे प्रियांश आर्या ने, और प्रभसिमरन सिंह ने 500 से ज्यादा रन बना दिए थे। ये दोनों खिलाड़ी रेगुलर स्टार्ट दे रहे थे, और मैं जब पिछले साल वीडियो बना रहा था अपनी चैनल पे, तो मैं एक बात बार बार कह रहा था कि अगर पंजाब को आगे बढ़ना है तो ये दोनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस होना बड़ा जरूरी है। और दोनों खिलाड़ी ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया था। लेकिन सेकंड सीजन का ब्लूज रहेगा प्रियांश आर्य के लिए, वो किस तरह से उसे काउंटर करेंगे। हो सकता है प्रभसिमरन रेगुलर डुअल रोल अदा करे, विकेट कीपर और बैट्समैन का, तो फिर उसको किस तरह से वो 40 ओवर मैदान में रह के किस तरह से उसे अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते, ये भी देखना होगा। तो एक ये बड़ी चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है पंजाब के लिए, मुझे लगता है जॉस इंग्लिश का उस स्क्वाड में ना होना। मुझे लगता है यार उस प्राइज में बिल्कुल रख सकते थे यार पंजाब, रिटेन कर सकते थे। और अगर कम मैचेस अवेलेबल है तो यार आपको तो प्राइस तो उसके हिसाब से ही मिलती है ना, पर मैचेस के लिहाज से। लेकिन अगर पूरा भी देना पड़ता है यार तो क्या फर्क पड़ता है। आप 2 CR के आसपास ऐसे प्लेयर को लेते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू लेके आता है, विकेट कीपर, बैट्समैन। उसने फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेला था जब उसे नंबर 3 पे बैटिंग करने का मौका मिला था, खास करके जिस पिच पे बाउंस स्पेस थी और हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के सामने उसका रोल बहुत बड़ा था। अब चैलेंज ये है इस साल के, वो रोल कौन अदा करेगा। वो रोल के लिए एक तो श्रेयस अय्यर खुद है जो 3 नंबर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 3 और 4 नंबर की उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो गेम बहुत अच्छा चला सकते हैं कि भाई स्पिन का अगर बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है तो श्रेयस अय्यर को आप नंबर 4 पे रह सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि पहली विकेट जल्दी गिर गई है तो फिर नंबर 3 आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को भेज सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं, एक मिच ओवन और दूसरे कूपर कॉनोली। कूपर कॉनोली मैक्सवेल के लाइक टू लाइक आपको रिप्लेसमेंट नजर आते हैं, आपको फिंगर स्पिन डाल देंगे। खैर ये लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। देखिए यंग खिलाड़ी है, जरूर वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा है, एक्साइटिंग खिलाड़ी है। वहाँ की जो लीग है ऑस्ट्रेलिया की BPL, उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है 2 साल बैक टू बैक। जरूर बहुत पोटेंशियल के साथ आता है, लेकिन किस तरह से इंडियन माहौल में आके इंडियन पिचेस पर परफॉर्म करता है ये देखना होगा। लेकिन दूसरा है मिच ओवन। मिच ओवन बहुत लंबे कद का खिलाड़ी है, बड़ी हिटें लगाता है। जहां तक मैं देखता हूं मिच ओवन का रोल बहुत बड़ा हो जाएगा अगर उनको खेलने का मौका मिलता है तो। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि पंजाब कहे कि नहीं हम कूपर कॉनोली के साथ जाएंगे, जो 2 चीजें हमें दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों ही ना, अगर हम नंबर 3 का जो बल्लेबाज था जॉस इंग्लिश की बात करें तो उसके सामने डाउनग्रेडेड वर्जन है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने देखा भी नहीं है इन कंडीशन में ज्यादा। जरूर पिछली बार जब खेले थे तो जल्दी आउट हो गए थे मिच ओवन, लेकिन जॉस इंग्लिश प्रूवन खिलाड़ी होके अब अवेलेबल नहीं है